हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में करंट अफेयर के कुछ प्रश्न को देखेंगे। इस वीडियो में 13 फरवरी के करंट अफेयर के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और उसका विस्तार पूर्वक डिस्कशन करेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और हो सके तो इसको नोट कर लीजिए। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लखपतिया बिटिया योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए में है अरुणाचल प्रदेश, बी में है पश्चिम बंगाल, सी में है दिल्ली और डी में है चंडीगढ़। तो देखिए यहां पूछ क्या रहा है कि लखपतिया बिटिया योजना की शुरुआत किसने की है। तो लखपतिया बिटिया योजना की शुरुआत जो है वो दिल्ली ने किया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। लखपतिया बिटिया योजना की शुरुआत जो है दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, यह योजना फरवरी 2026 में घोषित हुई और 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रही है। यह याद कर लीजिए कि फरवरी 2026 में घोषणा हुआ है और लागू कब होगा, तो अप्रैल 2026 में लागू होगा। यह पुरानी दिल्ली लाडली योजना का उन्नत रूप है। ठीक है, दिल्ली में लाडली योजना कब लागू हुआ था, तो 2008 से जो चल रही थी उसी को जो है ये उन्नत रूप करके लखपतिया बिटिया योजना को लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, ड्रॉप आउट को रोकना और उसे आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, ये तीनों चीज याद रख लीजिए। कई बार पूछ लेता है कि लखपतिया बिटिया योजना का उद्देश्य क्या है और 3 ऑप्शन ये दे देगा और चौथा में कुछ और दे देगा। ठीक है, तो ये तीनों याद कर लीजिए। इनका उद्देश्य है शिक्षा को बढ़ावा देना, किनकी, बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, ड्रॉप आउट को रोकना और आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, इस योजना के तहत जन्म से ग्रेजुएशन तक चरणबद्ध रूप से कुल 56,000 रुपए जमा कर दिए जाते हैं। इस राशि को याद कर लीजिए। ठीक है, कुल 56,000 रुपए जमा किए जाते हैं जो ब्याज सहित 21 वर्ष की आयु या शिक्षा पूरी होने पर 1 लाख से अधिक हो जाता है। पात्रता के रूप में दिल्ली में जन्म होना चाहिए, परिवार की न्यूनतम 3 वर्ष की निवासिता या आय सीमा शामिल होनी चाहिए। ठीक है, इसकी घोषणा जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो यहाँ यह भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, तो रेखा गुप्ता है। ठीक है, जो बीजेपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन ए में है डेनमार्क, बी में है फिनलैंड, सी में है सिंगापुर और डी में है न्यूजीलैंड। तो देखिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में शीर्ष पर रहा है डेनमार्क। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा फरवरी 2026 में जारी किया गया क्या, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। इसको अंग्रेजी में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसे शॉर्ट फॉर्म में सीपीआई कहा जाता है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 को जो है कब जारी किया गया, तो फरवरी 2026 में। इसमें जो है डेनमार्क को 89 अंकों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये अंक और शीर्ष स्थान का मतलब समझ लेते हैं कि जैसे सूचकांक में कुल 182 देश शामिल थे। ठीक है, यानी 0 जो है, जिसका अंक 0 मिला है वो अत्यधिक भ्रष्ट है और जिसको 100 मिला है वो अत्यधिक स्वच्छ है। ठीक है, हालांकि 100 किसी को नहीं मिला है। तो इस आधार पर डेनमार्क को कितना मिला है, 89 अंक लेकर के वो पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, यह लगातार उसकी 8वीं बार जो है स्थिति है, यानी डेनमार्क जो है भ्रष्टाचार सूचकांक में लगातार 8वें स्थान पर बेहतरीन में शीर्ष पर रहा है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि फिनलैंड 88 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि सिंगापुर 84 अंक के साथ तीसरे स्थान पर और न्यूजीलैंड 81 अंक के साथ चौथे स्थान पर रहा है। ठीक है, वैश्विक औसत स्कोर गिरकर 42 हो गया है, जो भ्रष्टाचार नियंत्रण में चुनौतियों को दर्शाता है। ठीक है, वैश्विक औसत स्कोर कितना हो गया है, 42। इस चीज को भी याद कर लीजिए। ठीक है, रिपोर्ट में पश्चिमी लोकतंत्र जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, इसमें जो है भारी गिरावट देखी गई है, जबकि डेनमार्क जैसे देश जो है वो मजबूत संस्था और पारदर्शिता के कारण जो है वो शीर्ष स्थान पर बरकरार है। कितनी बार, लगातार 8वीं बार जो है वो शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बायोफैक 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। ऑप्शन ए में है श्रीलंका, बी में है मॉरिशस, सी में है चीन और डी में है भारत। तो देखिए बायोफैक 2026 के लिए कंट्री ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है भारत को। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तब देखिए बायोफैक 2026 क्या है, इसके मतलब भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए बायोफैक 2026 जो है वो विश्व की सबसे बड़ी जैविक उत्पादों का मेला है। ठीक है, क्या है, जैविक उत्पादों का मेला है जो 10 से 13 फरवरी 2026 तक जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में आयोजित हुआ था। बायोफैक 2026 का मेला जो है वो कहां आयोजित किया गया था, जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में। ठीक है,
और कब से कब के बीच में लगा था? तो 10 से 13 फरवरी 2026 के बीच में लगा था। ठीक है, इसी मेला में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, यह घोषणा जर्मनी के फेडरल मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, भारत ने 14 वर्ष बाद यह प्रतिष्ठित पदवी प्राप्त की, जिसमें एपेडा द्वारा आयोजित 1074 वर्ग मीटर का सबसे बड़ा पवेलियन लगाया गया था। आगे देखते हैं कि इसमें जैविक चावल, मसाले, दालें, काजू, हल्दी, आम प्यूरी और आवश्यक तेलों जैसी विविध उत्पादों का प्रदर्शन किया गया, जो भारत की जैविक कृषि की बढ़ती वैश्विक भूमिका को दर्शाता है। ठीक है, इसमें 1.6 मिलियन जैविक किसानों और ईयू इंडियन एफटीए के संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें 1.6 मिलियन जैविक किसानों का जो है महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। ठीक है, इसके अलावा श्रीलंका ने कुछ कंपनियों के साथ भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय नौसेना द्वारा मिलान अभ्यास का आयोजन हाल ही में कहां किया जाएगा? ऑप्शन ए में है कोच्चि, बी में है मुंबई, सी में है विशाखापट्टनम और डी में है अहमदाबाद। तो देखिए, मिलान अभ्यास का जो आयोजन होगा वो विशाखापट्टनम में होगा, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए, मिलान अभ्यास क्या है, इसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, भारतीय नौसेना द्वारा मिलान अभ्यास की 13वीं संस्करण हाल ही में विशाखापट्टनम के में किया जाएगा। ठीक है, तो विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, ये सब लोग जानते हैं। तो मिलान अभ्यास क्या है? भारतीय नौसेना द्वारा किया जाने वाला अभ्यास है। ठीक है, इसका 13वीं संस्करण जो होने वाला है वो विशाखापट्टनम में होगा। ठीक है, यह अभ्यास 18 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक पूर्वी नौसेना कमान के तत्वाधान में विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में होने वाला है। ठीक है, यह एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसमें 55 से अधिक देश, जिसमें रूस और अमेरिका भी शामिल है, ये भाग लेते हैं। ठीक है, जिसमें हार्बर फेड, पोर्ट कॉल सेमिनार और सी फेज शामिल है। ठीक है, ये दोनों याद कर लीजिए, हार्बर फेज और सी फेज, ये दोनों शामिल है। यह इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, जिसे IFR भी कहा जाता है, 2026 और IONS कॉन्क्लेव एक्स के साथ एक साथ हो रहा है। ठीक है, जो भारत की महासागर विजन को दर्शाता है। पिछले संस्करण जो 2022 और 2024 में हुआ था वो भी विशाखापट्टनम में ही हुए थे, जबकि उससे पहले पोर्ट ब्लेयर में हो रहे थे। ठीक है, अब देखिए, कोच्चि जो है वो दक्षिणी कमान का मुख्यालय है। नौसेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है? कोच्चि है। और मुंबई में नौसेना का पश्चिमी कमान है। ठीक है, और विशाखापट्टनम में क्या है? विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना का कमान है। ठीक है, ये तीनों याद रख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन हाल ही में कहां किया गया? ऑप्शन ए में है नई दिल्ली, बी में है कोलकाता, सी में है भोपाल और डी में है मुंबई। तो देखिए, पहला ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए, इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली और इसके लिए पहला ब्रिक्स शेरपा बैठक जो है 9 फरवरी से 10 फरवरी के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, विदेश मंत्रालय की आधिकारिक प्रेस रिलीज और विभिन्न समाचार स्रोतों के अनुसार भारत के ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला की अध्यक्षता में यहां 2 दिवसीय बैठक हुई। इसमें ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका, यूएई सहित कई सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व शामिल हुए थे। बैठक में भारत ने 2026 की थीम बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी और प्राथमिकताएं जो है वो मानव केंद्रित विकास, नवाचार, सतत विकास प्रस्तुत किया। ठीक है, यह ब्रिक्स की 18वीं शिखर बैठक की तैयारी का पहला कदम था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा पढ़ाई विथ AI नामक पहल शुरू की गई? ऑप्शन ए में है हिमाचल प्रदेश, बी में है सिक्किम, सी में है पंजाब और डी में है हरियाणा। पढ़ाई विथ AI नामक पहल का शुरुआत जो है वो हिमाचल प्रदेश ने किया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए, इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। पढ़ाई विथ AI नामक AI आधारित डिजिटल शिक्षा पहल की शुरुआत हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, वहां के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 5 से 9 फरवरी 2026 के आसपास बिलासपुर जिले के बरठी में इसकी औपचारिक शुरुआत की थी। तो ये याद कीजिए, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के बरठी गांव में शुरुआत किया था। ठीक है, यह जिला प्रशासन द्वारा विकसित पहल है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए AI आधारित प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। इसमें ऑनलाइन कक्षाएं, 24x7 प्रश्नोत्तर, व्यक्तिगत मार्गदर्शन और 60,000 से अधिक अनुभवी शिक्षकों का सहयोग शामिल है। ठीक है, NTPC के सहयोग से यह शुरू की गई ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देगी। देखिए, ये चीज याद कर लीजिए कि ये NTPC के सहयोग से शुरू की गई है ये पहल। ठीक है, समान अवसर सुनिश्चित करने की और शिक्षा को आधुनिक बनाती है, इसके उद्देश्य से जो है ये शुरुआत किया गया है। ठीक है,
इसी प्रकार राजस्थान में समन नाम की एक अलग पहल है। तो देखिए यहां याद रखिए कि हिमाचल का पहल क्या था, पढ़ाई विद एआई, और राजस्थान में जो लागू किया है वो समान नामक पहल जो है वो राजस्थान में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ई माटी कथा कहे और बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर नामक पुस्तकों का हाल ही में विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है राकेश राणा, बी में है अनुपम खेर, सी में है विश्वभूषण हरिचंदन और डी में है आनंदीबेन पटेल। तो देखिए इन दोनों किताब का जो लेखक थे वो है विश्वभूषण हरिचंदन। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए हाल ही में ओडिशा में दो प्रमुख पुस्तकों का विमोचन हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज को याद कर लीजिए कि ये जो दोनों पुस्तक की विमोचन हुआ है वो कहां हुआ है, उड़ीसा में। ठीक है, ओडिया भाषा में ए माटी कथा कहे, जिसका हिंदी अर्थ होता है ई माटी कथा कहे। ठीक है, और अंग्रेजी में बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर, इन दोनों का विमोचन हुआ है कहां पे, उड़ीसा में। ठीक है, इसके लेखक विश्वभूषण हरिचंदन है, जो आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और ओडिशा के पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं। ठीक है, पहली पुस्तक में 30 निबंध है जो उड़ीसा की संस्कृति, लोकतंत्र, नेतृत्व, सुभाष चंद्र बोस, अटल बिहारी वाजपेयी आदि पर केंद्रित है। और दूसरी पुस्तक जो है वो 19वीं सदी के पायका विद्रोह के नायक बक्सी जगबंधु पर आधारित है। ठीक है, दूसरा जो है ये इंपॉर्टेंट है। पायका विद्रोह आप लोग जानते होंगे, कई बार पूछा गया है। इसके जो नायक थे बक्सी जगबंधु, उस पर आधारित है दूसरा पुस्तक। ठीक है, विमोचन उड़ीसा के राज्यपाल हरि बाबू कंभपति ने किया था। ठीक है, ये भी याद कर लीजिए, करंट अफेयर के लिहाज से अच्छा है कि उड़ीसा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, हरि बाबू कंभपति, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने लेखक की साहित्यिक प्रतिभा की सराहना की। तो वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल कौन है, तो हरि बाबू कंभपति, और मुख्यमंत्री कौन है, तो मोहन मांझी। दो पुस्तक का नाम क्या है, ए माटी कथा कहे और बक्सी जगबंधु द ग्रेट कमांडर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन हाल ही में कहां किया गया? ऑप्शन ए में है त्रिपुरा, बी में है गुजरात, सी में है कर्नाटक और डी में है उड़ीसा। तो देखिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन जो है वो गुजरात में किया गया है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन जो है गुजरात के सोमनाथ मंदिर, जो कि गिर सोमनाथ जिला में स्थित है, वहां से किया गया है। ठीक है, यह 8 से 11 जनवरी 2026 तक चला। जो जनवरी 1026 के महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया। ठीक है, साथ ही 1951 में मंदिर के पुनर्निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष भी पूरा हो गया। ठीक है, इसी के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है आयोजन किया गया है। ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 और 11 जनवरी को भाग लिया, जिसमें ओमकार मंत्र जाप, ड्रोन शो, शौर्य यात्रा आदि जो है ये कार्यक्रम शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 11 फरवरी, बी में है 13 फरवरी, सी में है 12 फरवरी और डी में है 14 फरवरी। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जो है वो 12 फरवरी को मनाया जाता है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, जिसे नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कहा जाता है, भारत में हर साल 12 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, यह दिन राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी जिसे नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल यानी एनपीसी जिसको कहा जाता है, इसकी स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तब सवाल है कि एनपीसी जिसे कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद कहा जाता है, उसका स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में। ठीक है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत जो है ये इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, एनपीसी एक स्वायत्त संगठन है जो उत्पादकता, दक्षता, नवाचार और गुणवत्ता को बढ़ावा देता है। इस दिन से राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह की शुरुआत होती है, यानी 12 फरवरी से 18 फरवरी तक ये उत्पादकता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसमें सेमिनार, वर्कशॉप, जागरूकता कार्यक्रम आदि आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, साल 2026 में एनपीसी ने अपना 68वां स्थापना दिवस 12 फरवरी को मनाया, जिसका थीम था क्लस्टर्स एज ग्रोथ इंजन, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जो एमएसएमई क्षेत्र के क्लस्टर आधारित विकास पर केंद्रित थे। तो ये थीम याद कर लीजिए, क्लस्टर एज ग्रोथ इंजन, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व यूनानी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 7 फरवरी, बी में है 11 फरवरी, सी में है 14 फरवरी और डी में है 9 फरवरी। तो देखिए विश्व यूनानी दिवस जो है वो 11 फरवरी को मनाया जाता है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। विश्व यूनानी दिवस हर वर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है।
अब यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक हकीम अजमल खान की जयंती जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसी के जयंती के उपलक्ष्य में जो है ये विश्व यूनानी दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, हकीम अजमल खान जो है वो एक यूनानी चिकित्सक के साथ साथ विद्वान, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक भी थे। इसे जो है भारत में यूनानी चिकित्सा के पुनरुत्थान का अग्रणी माना जाता है। ठीक है, आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उनकी जयंती को विश्व यूनानी दिवस घोषित किया गया है। पहली बार साल 2017 में हैदराबाद के केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान में मनाया गया था। ठीक है, तो यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है कि पहली बार विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया था? 2017 में। ठीक है, कहां से शुरुआत किया गया था? तो हैदराबाद के केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में। इसका उद्देश्य यूनानी पद्धति को निवारण और उपचारात्मक दर्शन से स्वास्थ्य में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, साल 2026 का थीम है कि इनोवेशन एंड एविडेंस इन यूनानी प्रैक्टिस। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिए, थीम कई बार सवाल पूछा जाता है। और मुंबई में राष्ट्रीय सम्मेलन 14 से 15 फरवरी को हुआ था इसका। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।